हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके चैप्टर का नाम है और जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं इट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझाया था। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या था? किसी भी कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने करंट में चेंज का अपोज करती थी। अब होता कैसे था चेंज का अपोज कैसे करती थी वो? जब भी किसी कॉइल के करंट में हम चेंज करते हैं तो उसके फ्लक्स में चेंज आता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है जो उस फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है, मतलब करंट में चेंज का अपोज करता था। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगा, करंट का अपोज कर सके, मतलब एक करंट वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाता था। इसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो बात। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? इसमें मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, ये ठीक, इस कॉइल के जस्ट पास एक और कॉइल आपने रख दी। अब अगर इसमें कोई करंट फ्लो करेगा आई, तो इससे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी वो इससे भी तो पास होंगी। ये समझे बात? इस तरह से तो इसका जो फ्लक्स है, यानी जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर से भी पास हो रही है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है पूरी भी पास हो जाए, वो तो आपका अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, आपने इसे कितने क्लोज रखा हुआ है। जितना इसके क्लोज होगा उतने इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स मैच करना शुरू कर देगा। जितनी फील्ड लाइंस हैं वो इसमें से भी गुजरेंगी कुछ फील्ड लाइंस। अब क्या होगा भाई, इसमें अगर हम करंट का चेंज करेंगे तो इसके फ्लक्स में चेंज आएगा, तो इसके फ्लक्स में भी तो चेंज आएगा, क्योंकि इसका फ्लक्स यानी जो इसकी फील्ड लाइंस है वो इसमें से ही पास हो रही है। करंट के बढ़ने पर फील्ड लाइंस बढ़ेगी, इसका फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसकी फील्ड लाइंस बढ़ती है तो इसका फ्लक्स भी बढ़ता है। अब ये कॉइल इस कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा क्योंकि करंट यहां बदल रहा है। देखिए, करंट इसमें नहीं है, करंट ये वाला बदलेगा। मतलब किसी कॉइल के करंट में अगर चेंज करते हो तो उसके पास रखी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि इसकी फील्ड लाइंस इसमें से भी पास हो रही है। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जो क्या चाहेगा कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर करंट वेरी कर रहा है। अब ये अल्टीमेटली चाहेगा, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जो चाहेगा यहाँ पर करंट चेंज ना हो। यानी कोई भी एक कॉइल दूसरी कॉइल के करंट में चेंज का अपोज करना शुरू कर दे, है ना। यानी किसी कॉइल के करंट में चेंज होगा तो उसके पास रखी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर हो गई बात? तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप एक बार देख लें क्या होगी डेफिनेशन, ठीक है। द फिनोमेना बाय विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, द फिनोमेना by which an induced EMF is produced in one coil due to change in current in other coil placed near it। क्लियर होगी बात? ये हो गया आपको फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर होगी बात? तो अब देखते हैं आगे। चलिए, तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है भाई। ये तो हो गया आपके फिनोमेना, ठीक है। आप देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल है जो मैंने आपको ये बताई थी, ये हो गई एक कॉइल, ठीक है। और ये हो गई आपकी दूसरी कॉइल जो इसके पास में रखी है, ठीक है। अब इसमें करंट मान लीजिए I1 फ्लो करता है और जो इसका फ्लक्स है वो है φ2। ये सेकेंड कॉइल है और इसको हमने बोल दिया फर्स्ट कॉइल, ठीक है। इसमें करंट जो I1 है उसकी वजह से यहां पर जो फ्लक्स φ2 है, तो हम लिखेंगे इस बात को, मैग्नेटिक फ्लक्स φ2
linked with second coil is directly proportional होता है करंट flowing in फर्स्ट कॉइल। यानी फ्लक्स दूसरे का पहले वाले करंट पे डिपेंड करेगा। देख खुद में तो करंट है नहीं, इसमें करंट फ्लो रहा है, इसकी वजह से यहां फ्लक्स आ रहा है। इसमें जो करंट फ्लो रहा है इसकी वजह से यहां फ्लक्स आ रहा है, तो इसका फ्लक्स इसके करंट पे डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे यहां पर phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो जो कांस्टेंट यहां पर आएगा उसी को हम बोलते हैं M, जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है भाई? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। M इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर होगी बात? तो ये M, कैपिटल M आपका ये कहलाएगा। ठीक है। अब इस M की अगर हम देखिए, ये तो हो गया भाई कि जो फ्लक्स है दूसरे का वो पहले वाले करंट पे डिपेंड करता है, और जो कांस्टेंट यहां पर आएगा वो M आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आगे देखते हैं ईएमएफ जो जनरेट होगा सेकंड कॉइल में वो क्या होगा। भाई देखिए, सेकेंड कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा अगर हम फर्स्ट कॉइल के करंट में चेंज करेंगे, क्योंकि वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक। अच्छा, ये कैसे होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 के, भाई जितना ज्यादा करंट यहां से फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वही मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास हो रही है तो इसका फ्लक्स इस पे डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली करंट पे। तो अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल। induced EMF in सेकेंड कॉइल। तो सेकेंड कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन 2। किसके बराबर आएगा भाई? माइनस d∅2 ओवर dt। भाई माइनस d∅2 ओवर dt क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल, क्योंकि उसके फ्लक्स में चेंज आएगा फैराडे के सेकंड लॉ से, उसकी रेट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा? d∅ ओवर dt किस, हाँ, ये क्यों चेंज होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट I1 in first coil। अब देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है इन फर्स्ट कॉइल वो di1 ओवर dt है, या phi2 की वैल्यू यहां से पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा? माइनस d m इंटू I1 अपॉन में dt। भाई m तो कांस्टेंट है तो वो तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा di1 ओवर dt। ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल। फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल ये हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंड कॉइल ये हो गया ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल, या चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल। अब हम डेफिनेशन अगर चाहें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी m की, तो दो डेफिनेशन बन सकती हैं, है ना। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल M, तो क्या बनेगी डेफिनेशन? देखिए, अगर यहां से देखें, इस जगह से देखें, तो माइनस di1 ओवर dt को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। माइनस का मतलब कम हो रहा है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है। तो अगर रेट ऑफ डिके ऑफ करंट आपकी यूनिटी हो, यहां से आप सब ध्यान से देखो, अगर हम बोलें कि माइनस di ओवर dt इज इक्वल टू यूनिट है ना, 1 यूनिट। ठीक। तो उस केस में एप्सिलॉन 2 किसके इक्वल आ जाएगा? सीधे m के इक्वल। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिके। जो मैंने लिखा है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिके ऑफ करंट
तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, इफ। अब देखिए डेफिनेशन किस तरह से बनेगी, डेफिनेशन आपकी हो जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स is defined as the induced EMF in one coil when rate of decay of current in other coil is unity. Mutual inductance between two coils is defined as the induced EMF in one coil when rate of decay of current in other is unity. di1 dt है ना, फर्स्ट कॉइल में अगर आपका यूनिट है डिके करंट का, तो सेकेंड कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स जो होता है वो सेकेंड वाली कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल आता है जब फर्स्ट वाली कॉइल में करंट क्या फ्लो हो रहा हो, यूनिट करंट फ्लो हो रहा हो। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो डेफिनेशन को, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बोलना चाहते हो। यूनिट अगर हम बात करते हैं एम की, एम की जो यूनिट है वही आती है हेनरी। जो इंडक्टेंस की यूनिट थी वही आपकी इसकी भी आती है, कैपिटल एस से लिखते हैं एसआई में। ठीक है भाई, तो ये हो गई म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन, उसके बारे में सारी बातें। अब हम कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनके। अगला टॉपिक है वो बोर्ड में काफी पूछा जाता है तो आप ध्यान से देखेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है भाई, यहां पर क्या है, आपके पास दो सोलेनॉइड हैं जिनके एक्सिस सेम है। मान लीजिए आपके इस तरह से ये एक्सिस हो गई सोलेनॉइड की, दो सोलेनॉइड आप बना लोगे यहां पर। ठीक है, इस तरह से हो गया फर्स्ट। और सेकेंड जो है वो इसके अंदर है, इस तरह से। ये दो सोलेनॉइड है, दोनों के एक्सिस सेम है। जो रेड वाली है उसकी रेडियस जो है वो R2 मान लो आप, ठीक है, और जो ब्लू वाली मैंने बना रखी है इसकी रेडियस मान लो आप R1। ठीक है, दोनों के एक्सिस क्या है, सेम है। इस तरह से आपको दो सोलेनॉइड दिख रहे हैं। अब भाई क्या है, किसी एक में आप करंट फ्लो करवाओगे और दूसरे में आप देखोगे कि कितना फ्लक्स चेंज, क्या फ्लक्स आया है और उसके चेंज की रेट क्या है, उस हिसाब से उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेंगे इजीली। हमें पता है अगर किसी में करंट I1 फ्लो होगा तो दूसरे वाले में जो फ्लक्स आएगा उस फ्लक्स को अगर हम करंट से डिवाइड कर देंगे तो m निकल आएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, हमारे पास फॉर्मूला है phi2 = m × I1। क्लियर हो गई बात? तो यहां से हम इजीली m निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इजीली m निकाल सकते हैं। अब देखिए करेंगे कैसे हम।
तो दो केस लेते हैं यहां पर। फर्स्ट केस देखते हैं m दोनों का सेम आता है कि अलग अलग आता है। तो फर्स्ट केस में क्या है, करंट फ्लोज इन आउटर सोलेनॉइड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है अपने पास, नंबर ऑफ टर्न N1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ आउटर सोलेनॉइड, जिसकी रेडियस क्या है भाई, R1 ली है हमने, और N2 क्या है, N2 आपका हो जाएगा ऐसी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इनर सोलेनॉइड, जिसकी रेडियस क्या है भाई, R2 ले रखी है हमने। तो N1 N2 हमने नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए इनके, जैसे मैंने लॉन्ग की बात करी है हिसाब से, ठीक है। रेडियस R1 R2 मान ही ली है। अब हम करंट फ्लो करवाते हैं आउटर सोलेनॉइड में। इस करंट को हमने मान लिया क्या कि भाई करंट जो है वो I1 फ्लो हो रहा है। भाई जो करंट है वो क्या है, I1 फ्लो हो रहा है। लेट I1 करंट फ्लोज इन आउटर सोलेनॉइड, हेंस फ्लक्स linked with inner solenoid, इसको हम बोलेंगे phi2। देखिए भाई, फ्लक्स लिंक्ड विद इनर सोलेनॉइड कैसे निकालना है वो आप ध्यान से देखो। देखो इनर सोलेनॉइड के अगर हम एक टर्न से देखें, इनर सोलेनॉइड के अगर एक टर्न से देखा जाए तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, विद ईच टर्न। तो आपका एक जो अपने पास एक टर्न है, इसका फ्लक्स क्या आएगा भाई, इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, बाहर वाले सोलेनॉइड की वजह से, करंट तो उसी में फ्लो हो रहा है। जिस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा उसी की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट अंदर क्या होती है, सेम रहती है। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है भाई, पूरे बड़े वाले के अंदर हर जगह पर सेम मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड रेड वाले सोलेनॉइड से भी तो पास हो रही है। तो रेड वाले सोलेनॉइड के अगर हम एक टर्न से देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा वो आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो किसकी है, 1 की है, और एरिया किसका लेना है, आपको दूसरे का लेना है, क्योंकि हमें दूसरे का फ्लक्स चाहिए। अब ये तो एक टर्न का फ्लक्स था। अब अगर हम मान लेते हैं जो लेंथ है वो है आपकी L, जो लेंथ है वो क्या है भाई, L है। सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो कितनी है, L। तो अगर यूनिट लेंथ में N2 टर्न्स हैं अंदर वाले के, तो L लेंथ में कितने टर्न आ जाएंगे, N2 मल्टीप्लाई L। तो अगर हम इसका N2 मल्टीप्लाई L कर देंगे तो phi2 निकल आएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इनर सोलेनॉइड। phi2 क्या आ जाएगा, N2 इंटू L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई एक टर्न का फ्लक्स। समझ गए बात। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो अभी आ जाएगा N2 इंटू L, N2 इंटू L, और एक टर्न का फ्लक्स क्या बताया था मैंने, B1 इंटू एरिया A2, N2 इंटू L, B1 क्या आएगा, म्यू नॉट N इंटू I1। करंट तो 1 में फ्लो हो रहा है ना, और N1 भी आएगा यहाँ पर। म्यू नॉट N इंटू I होता है किसी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, N उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बाहर वाले की फील्ड की बात करेंगे तो बाहर वाले की टर्न और बाहर वाले का करंट लेंगे, मल्टीप्लाई एरिया क्या हो जाएगा भाई, पाई R2 स्क्वायर। ये आ गया आपके पास phi2। क्या आ गया भाई, phi2। अब हम जो लिखने वाले हैं, हम जानते हैं कि अगर हम फ्लक्स निकालते हैं सेकंड का तो करंट लेते हैं हम 1 का जो कांस्टेंट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस M बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, M बोलते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। सेकंड का म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट की वजह से कितना आएगा, M21 मान ले थोड़ी देर के लिए इसको। तो M21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, phi2 डिवाइडेड बाई I1। अब phi2 डिवाइडेड बाई I1 अगर आप करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, देख लो
I1 से केवल I1 को काट दो आप, तो आंसर जो बच जाएगा क्या बच जाएगा, देखो ध्यान से, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब जो आपके पास आंसर आ जाएगा M21 phi 2 कितना है, देखिए म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट हो गया, N1 N2 हो गया, इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू L, और करंट क्या था भाई I1, डिवाइड कर देंगे I1 से, है ना, तो I1 से I1 तो हो जाएगा कैंसिल, यहां से जो M21 आपका बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L। ये है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, तो ये आ गया आपका M21, ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड केस अगर हम लेते हैं तो आंसर आया म्यू नॉट M1 N2 पाई R2 स्क्वायर और इंटू L। अब ऐसे ही अगर हम बात कर लें कि भैया सेकेंड कॉइल में करंट फ्लो रहा है, केस नंबर सेकेंड लेते हैं, फिर भी देखिए आंसर क्या आता है, देखते हैं आंसर क्या आएगा उस केस में, क्या सेम ही एम आएगा या अलग आएगा, है ना। तो केस नंबर सेकेंड लेते हैं एक बार, केस नंबर सेकेंड में क्या है, when current flows in inner solenoid, फिर से आप क्या करोगे, इस बार मान लोगे लेट current in inner solenoid is I2। अब इस I1 को इरेज कर दो, इस बार I1 नहीं, इस बार हम अंदर वाले में करंट फ्लो करवाएंगे, वो भी I2, बाहर वाले में कोई करंट नहीं है, ठीक है। अब अंदर वाले में जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से अंदर वाले सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले के लिए भी काम करेगी, उससे फ्लक्स बनेगी। अब देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड केवल अंदर अंदर होगी, अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड केवल अंदर अंदर होगी, इसके बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं। तो भले बड़ा वाला एरिया ज्यादा है, लेकिन फील्ड सिर्फ इतने रीजन में है, पूरे में तो है नहीं, तो जो फ्लक्स आएगा बड़े वाले का उस केवल इतनी एरिया काउंट होगा। भाई मान लीजिए आपके पास एक बड़ी सी कॉइल है, लेकिन फील्ड केवल इतने ही स्पेस में है, तो इस बड़ी कॉइल का जो फ्लक्स आएगा वो केवल इतने की वजह से आएगा। भाई बाकी में तो फील्ड ही नहीं ना, यहाँ पर फील्ड अगर जीरो इस जगह पे और फील्ड केवल इतने में, तो फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, केवल इनर वाले एरिया की वजह से। भले कॉइल आपकी ज्यादा एरिया रखती हो, भाई फील्ड ही केवल इतने में, बाकी में फील्ड है ही नहीं, तो फील्ड अगर इतने में तो फ्लक्स केवल इतने का निकलेगा, भले आपका एरिया क्या हो, बड़ा हो। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, आप ध्यान से देखो, नाउ फ्लक्स linked with outer solenoid, आउटर सोलेनॉइड में अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो, आउटर सोलेनॉइड का अगर मैं एक टर्न बनाऊं, ब्लू से बनाया था तो मैं ब्लू से बना देता हूं ना आपको समझाने के लिए एक बार। ये मान लीजिए आपका आउटर सोलेनॉइड का एक टर्न है, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो केवल इतने स्पेस में हो रही है, बस ये है ना, ये तो हो रही है। तो अगर ईच टर्न की बात करूं, वन टर्न है ये, एक टर्न का जो फ्लक्स आएगा 5, वो क्या आएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अंदर वाली, इसको हम बोलेंगे B2, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B2। अब एरिया क्या लोगे आप, एरिया अगर पूरा लोगे तो पूरे में तो फील्ड है ही नहीं, तो एरिया भी क्या लेना पड़ेगा, अंदर वाले का ही लेना पड़ेगा। अरे इफेक्टिव एरिया तो लोगे आप, एरिया क्या हो जाएगा, B2 मल्टीप्लाई पाई R2 स्क्वायर, बड़े वाले के एक टर्न से। अब ये पूरा एरिया काउंट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर फील्ड ही नहीं है, B इक्वल टू क्या है, 0, तो यहां से तो कोई फ्लक्स ही नहीं आएगा, फ्लक्स केवल इतने में से गुजरेगा। तो भले इसका फ्लक्स ज्यादा है, इसके टर्न का सॉरी एरिया भले ही ज्यादा है, लेकिन फ्लक्स केवल अंदर वाले एरिया से ही पास हो रहा है। तो अब की बार हम बात करेंगे फ्लक्स की, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा भाई,
तो हम बात करेंगे फाई 1 की। तो फाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि एक टर्न में ये आ रही है जो फ्लक्स आ रही है, तो पूरे में कितनी आएगी, तो पूरे में इसके नंबर ऑफ टर्न्स देखो, तो N1 मल्टीप्लाई L नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई ये एक टर्न की फाई, और एक टर्न की फाई मैंने निकाल रखी है आपके सामने। तो एक टर्न की जो फाई है वो क्या है, N1 मल्टीप्लाई L, और फाई 1 क्या आ जाएगी, B2 मल्टीप्लाई पाई R2 स्क्वायर। यहां पर R1 क्यों नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि फ्लक्स केवल उतने ही एरिया का काउंट होता है जितने में से फील्ड हो। भले ही आपका एरिया बड़ा हो, लेकिन जब फील्ड ही नहीं हो उस एरिया में, तो एरिया किसी काम का नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, ध्यान से करें। चलिए अब इसको हटा देता हूं मैं, जरूरत नहीं है इसकी, ये तो याद रहेगा फॉर्मूला आपको। इसको बैठा दो। अब देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपने पास। अब अगर हम देखें फाई 1, तो फाई 1 कितना आ जाएगा भाई, यहां से फाई 1 आपके पास आ जाएगा N1 इंटू एल, B1 B2 म्यू नॉट N2 I2 इंटू पाई R2 स्क्वायर। क्लियर होगी बात, तो आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 I2 इंटू एल इंटू पाई R2 स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर फाई 1। नाउ अगर हम देखें तो फाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, M12 इंटू करंट I2। M12 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू सेकेंड। भाई जो अपोज करेगी फर्स्ट सेकेंड का ना, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो ये M12 क्या आ जाएगा, M12 आ जाएगा आपका फाई 1 अपॉन में I2। और अगर हम इसका डिवाइड करते हैं फाई 1 का I2 से, तो आप देखो ध्यान से, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो M21 का आया था, सेम फॉर्मूला आ रहा है। M12 आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 L पाई R2 स्क्वायर I2, और डिवाइड में I2 करूंगा तो I2 से I2 कट जाएगा, तो M12 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 L और इंटू पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, M मान लेते हैं, M आ रहा है ना। और इस M की वैल्यू क्या लेनी होती है फिर आपको, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R2 स्क्वायर। अच्छा, जो एरिया आ रहा है वो अंदर वाले का आ रहा है। भाई जो एरिया आ रहा है वो किसका आ रहा है, अंदर वाले का। आपको ध्यान रखना है, दो सोलेनॉइड होंगे जिनकी एक्सिस सेम होगी, तो अंदर वाले का एरिया काउंट करना है इसमें, बाहर वाले का नहीं। ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड, एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड आपका लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अंदर वाले एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप बाहर वाले एरिया को इंक्रीज करोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका आ गया आंसर इस केस में। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आपका आंसर निकल आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स हैविंग सेम एक्सिस। चलिए ऐसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस में, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या आपके पास दो लूप हैं, इस तरह से इसमें करंट आ रहा है अंदर I1 और इधर से वापस जा रहा है बाहर की ओर। ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है। इसके अंदर हमने एक और लूप ले ली है, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल r है और बाहर वाला जो है उसकी रेडियस आपने मान ली कैपिटल R। ठीक, इस तरह से। अब आप अगर ये बोलता है क्वेश्चन में कि जो R है वो बहुत बड़ा है R से,
देन फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। समझ गए भाई? अब आप एक बात ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि R बहुत बड़ा है स्मॉल r से। तो अगर ये R बहुत बड़ा होगा भाई, ये जो कंडीशन है क्या बताना चाहते हैं, जो अंदर वाला एरिया बाहर वाले एरिया के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा। मतलब जो अंदर वाला एरिया होगा लगभग सेंटर के आसपास होगा भाई। जो अंदर वाला एरिया है वो बाहर वाले के सेंटर के आसपास ही तो होगा। इसका मतलब ये तो कहना चाह रहा है अगर R बहुत बड़ा है R से, तो इफ ये है देन टोटल एरिया ऑफ इनर कॉइल इज नियर द सेंटर। सेंटर के बिल्कुल पास में, क्लोज में, इसको बहुत बड़ा कर लो तो इसके जो सेंटर है उसके आसपास कहीं आ जाएगी। तो इसकी जो फील्ड आती है इसके सेंटर पे, बाहर वाले की वजह से जो फील्ड आएगी उसके सेंटर पे ना हो। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू आउटर कॉइल, ठीक है। वन करंट माना तो इसको B1 मान लेते हैं, आउटर कॉइल को 1 मान लेते हैं, इनर कॉइल को सेकंड मान लेते हैं। तो B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जानते हैं फॉर्मूला होता है 2 पाई I1 और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ R। ये जो फील्ड है ये पूरे अंदर वाले एरिया के लिए क्या माने जा सकती है, कांस्टेंट माने जा सकते हैं। जो कंडीशन आपको दे रखी है क्योंकि सारा एरिया क्या है, सेंटर के आसपास है। तो इसके जो अंदर वाला एरिया है इसके सभी पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है ना। As R is much greater than small r, hence magnetic field B1 vector is constant throughout the area of inner coil। तो इनर कॉइल का अगर हम फ्लक्स देखें φ2, अगर हम इनर कॉइल के फ्लक्स की बात करें φ2, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पूरे एरिया पे B1 है और उसका जो खुद का एरिया है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो एरिया के अंदर होगी परपेंडिकुलर, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का। तो B1 इंटू पाई आर स्क्वायर ले लो बस, केवल φ2 क्या हो जाएगा भाई, अभी B1 आपके सामने लिख दिया मैंने, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई, ये आ गया मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। यहां से अब हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस जो M आएगा वो क्या आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, फ्लक्स दूसरे का, करंट पहले वाले का। तो फ्लक्स दूसरे का देख लिया आप कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, काट दें इसको तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2R मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आ गया, I1 से I1 कैंसिल कर दो तो आपका आंसर आ गया म्यू नॉट I1 म्यू नॉट इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल R। ये आ जाएगी आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच की। तो बात समझ में आ गई। तो ऐसे करना आपको ये वाला क्वेश्चन। अब ऐसे एक और क्वेश्चन आप ले सकते हो, एक और क्वेश्चन देख लें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, अपने पास एक कॉइल है, ये इसकी एक्सिस है, इसकी रेडियस कैपिटल R है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए I1। कितना कर रहा है भाई, I1।
यहां पर एक और कॉइल है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, सेम एक्सिस है इसकी भी, इस तरह से। वही कंडीशन है इफ कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर से बहुत बड़ा हो, देन फाइंड एम। ठीक है, तो अब इसमें क्या है भाई, इसमें बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन बनेगा, कुछ खास नहीं है। अभी मान लेते हैं डिस्टेंस जो है इनके सेंटर्स के बीच की वो x है, डिस्टेंस दे रखी है x, माननी क्या है आपको। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम रख लेते हैं O, इसका नाम रख लेते हैं O डैश, एट O डैश ड्यू टू, इसका नाम है फर्स्ट कॉइल और ये हो गई आपकी सेकेंड कॉइल, ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर लूप की एक्सिस पर जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है देखें एक बार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई और इंटू रेडियस का स्क्वायर, डिवाइड में आता है रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर होल पावर 3/2। ये होता है आपके पास फॉर्मूला जो मैंने आपको भी बता दिया। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई इसमें फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाई इसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस रेडियस का स्क्वायर प्लस दोनों सेंटर्स के डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है आपकी एक्सिस पर उसका स्क्वायर होल पावर 3/2। तो एट पॉइंट ओ डैश आपकी ये फील्ड का फॉर्मूला हो गया जो मैंने आपको लिख दिया है। ये B1 मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट कॉइल है, इसकी जो फील्ड आई उसको मान लिया मैंने B1। ठीक है, डायरेक्टेड क्या आएगी, डायरेक्शन देखें अगर हम तो ये अंदर हो गया, ये वाला हिस्सा ऊपर है, करंट इस तरह से। ठीक है, डायरेक्टेड लेफ्ट वार्ड, इस तरह से आ जाएगी डायरेक्शन जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड की V1 वेक्टर। ठीक है, राइट हैंड रूल से देखिए आप, भाई करंट क्या है, ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है ऐसे अंदर की तरफ, देखिए इस तरह से अंदर, ये वाला हिस्सा अंदर है, ये वाला हिस्सा बाहर है ऐसे। ठीक है, अब जो कंडीशन है आर जो है वो बहुत बड़ा है आर से, हेंस भाई जो ये आर है बहुत छोटी है इस आर के कंपैरिजन में, तो इसके लिए जो फील्ड आएगी यहाँ पर, अब इस पूरे एरिया के लिए फील्ड को हम कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि आर क्या बहुत स्मॉल है। अगर ये आर बहुत स्मॉल है तो पूरा जो एरिया है वो सेंटर के आसपास होगा, और पूरा एरिया अगर सेंटर के आसपास होगा तो इस पूरे एरिया में से फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी B1। हेंस मैग्नेटिक फील्ड B1 remains constant for throughout the area of inner coil, है ना, throughout the area of सेकेंड कॉइल, इस तरह से। अब अगर इसका हम देखें फ्लक्स तो इसको मान लेते हैं φ2, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी पहले वाले की भाई सर पूरे एरिया पे कांस्टेंट हो जाएगी, सेंटर के आसपास जो फील्ड आएगी इसकी हर पॉइंट पर ऑलमोस्ट वही फील्ड आने वाली है। एरिया क्या है इसका पाई इंटू आर स्क्वायर। V1 क्या है ये रही, ये आ गया आपके पास φ2। अब m कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है φ2 डिवाइडेड बाई करंट इन फर्स्ट कॉइल जो कि I1 जिसको हमने माना था ये I1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप I1 लिख दो, इस जगह पे, इस जगह पे भी I1 लिख दो, है ना, करंट I1 है ना। तो I1 से I1 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, m का आंसर आपके सामने आ जाएगा जो लिखा हुआ है।
तो m का आंसर आएगा भाई, इसमें से i1 बस मिस कर दो, i1 को i1 से कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई, करंट तो कट गया तो बचा ऊपर r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइड में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। एक 2 पाई से एक 2 पाई चाहो तो काट दो, तो ये आपका बचेगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई से 4 पाई कट ही चुका है, पाई ये वाला बच जाएगा r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आ गया आपके पास कैपिटल M। इस तरह से भाई ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ऑलमोस्ट एक जैसे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।